अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आखिरी मॉड्यूल जो कि मॉड्यूल नंबर 8 है उसके साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम बात करेंगे उस मॉडल के ऊपर जिसे कहते हैं हार्वर्ड अप्रोच ऑफ नेगोशिएशन। इस अप्रोच में हार्वर्ड वालों ने 4 प्रिंसिपल्स बताए। अच्छा, प्रिंसिपल्स ही क्यों हैं, रूल्स क्यों नहीं हैं? क्योंकि देखें, जब रूल्स की बात की जाती है तो वो एज अ लॉ बहुत ही स्ट्रिक्ट कहलाते हैं, और क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस हो गई या कंपनीज हो गई या छोटे बिजनेसेस हो गए, वो जो है स्ट्रिक्ट लॉज अगर उनको बोले जाएं तो वो ये समझते हैं कि शायद इसके ऊपर अमल करेंगे तो फिर तो काम होना ही होना है। लेकिन अगर प्रिंसिपल्स की बात की जाए तो आपके पास एक समझ ले क्वेश्चन आ जाता है कि एक क्रिएटिविटी हो सकती है और पॉसिबिलिटी है कि वो काम जो है, वो नेगोशिएशन जो है, ये समझ लें वो आप विन कर सकते हैं। दोस्तों ये 2 राइटर हैं, एक का नाम है आपका मिस्टर रॉजर फिशर और दूसरे हैं विलियम यूरी। इन्होंने 1981 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गेटिंग टू यस। अच्छा, उसमें जो है ये इससे रिलेटेड ये जो है इस पूरे मॉडल को डिफ़ाइन किया गया था। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, तो मैंने इसको सोचा कि हम अपने इस कोर्स में इसको ऐड करते हैं ताकि आप भी इसको समझ सकें और इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैंने इसको समराइज़ किया है, तो देखते हैं कि चलें इस मॉडल को कैसे हम लोग अपनी नेगोशिएशन पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। देखें, ये तो बड़ा ही एक समझ लें, अगर हम कॉमन सेंस से भी सोचें कि अगर आप जिसके साथ नेगोशिएट करने जा रहे हैं, अगर आप उसकी ज़ात के ऊपर सोचना शुरू कर देंगे और उस काम और बिजनेस के ऊपर नहीं सोचेंगे तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे? तो इसमें जो 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट कहता है, एक है परसेप्शन, एक है इमोशन और तीसरा है कम्युनिकेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले से किसी के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि यार ये आदमी तो है ही बुरा, यार ये आदमी तो है ही अच्छा, यार ये आदमी तो फलाना और फलानी ऑर्गेनाइजेशन तो फलाना। एक पहले से परसेप्शन जब हम क्रिएट कर लेते हैं या फिर किसी इंडिविजुअल से मिलने जा रहे हैं तो कोई ख़ास इमोशंस हमारे अगर उसके साथ अटैच हैं पर्सन टू पर्सन, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उसके अलावा अब ये कम्युनिकेशन का इसमें पार्ट क्या है कि आपने ऐसी सूरत में यू हैव टू सेट बैक, पीछे आना है और दोबारा अपनी पार्टी के साथ कम्युनिकेट करना है कि भाई हमें अपने ये जो नेगोशिएशन का प्रोसेस है इसमें हमने बिजनेस को और पर्सन्स को, पीपल को अलग अलग रखना है और फिर उस मामले को आगे लेके चलना है ताकि वो अच्छी तरीके से हल हो सके। अब इसमें देखिए, जो परसेप्शन का ताल्लुक होता है वो होता है लॉजिक से, यानी कि परसेप्शन के ऊपर बात ना करें, लॉजिक बेस्ड बात करनी है आपने। और इमोशंस का ताल्लुक होता है आपकी अपब्रिंगिंग से, और क्योंकि आपने जो है बचपन से कल्चर देखे होते हैं बहुत सारे, आपको एक इस तरह की इमोशंस जो है वो सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं, तो उसको भी इससे सेपरेट करना है। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बताया बड़ा ख़ास रोल है कि आप जब सेटबैक करेंगे, पीछे आएंगे और उसके बाद दोबारा आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी पार्टी के साथ और ये वाजे करेंगे कि यार बिज़नेस अलग रखना है और ये जो है आपका जो इमोशंस, परसेप्शंस, इन सब चीज़ों को अलग रखना है। तो ये हो गया पहला, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। इसमें देखिए 2 पार्ट चीज़ें याद रखिएगा कि जब भी आप नेगोशिएशन करते हैं ना, इसमें तो इस पॉइंट के अंदर या तो सब्सटेंटिव चीज़ें होती हैं। सब्सटेंटिव चीज़ें क्या होती हैं कि दोनों पार्टीज़ अपने अपने इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ सोच रही होती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सब्सटेंटिव, ये आसान लफ्ज़ों में। और दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में ये होता है कि आप जो है वो पर्सनली तौर पर किसी रिलेशन की बुनियाद के ऊपर जो है ना उस काम के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे होते हैं, जिसमें आपकी इमोशंस और मैंने अभी बताया ना रिलेशन ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। तो इसमें आपने अलग अलग रखना है इस अप्रोच में। अब जो इसमें दूसरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट ऑन पोजीशंस। देखिए इसमें मिसालें दे सकता हूँ मैं, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप ये सवाल करते हैं कि व्हाट डू यू वांट, तो इसकी जगह सवाल ये होना चाहिए व्हाई डू यू वांट। अब मिसाल के तौर पे एक समझ लें कि बड़ा तरबूजा है और 3 लोग कहते हैं कि मुझे ये तरबूजा चाहिए, दूसरा कहता है मुझे ये तरबूजा चाहिए, तीसरा कहता है मुझे ये तरबूजा चाहिए। अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि वो एक ही तरबूजा जो है 3 लोगों को दे दें,
तो जब आपने क्वेश्चनिंग की तो पता चला कि पहले वाले को वो तरबूजा इसलिए चाहिए था क्योंकि उसको उसका जो छिलका जिसको कहते हैं ना खोल, उसको वो खोल चाहिए था उस तरबूजे का, क्योंकि उसको उसमें कुछ रखना था या कुछ उसको बनाना था उससे। दूसरे शख्स को उसके अंदर जो बीज होते हैं ना, उसको वो बीज चाहिए थे क्योंकि उस बीज से उसको कोई दवाई बनानी थी। और जो तीसरा शख्स था उसको वो जो अंदर तरबूजे के लाल वाला हिस्सा होता है ना, जिससे शरबत भी बनता है और खाते भी हैं, उसको वो चाहिए था खाने के लिए। तो जब आपको ये सवाल आपने किया कि वाई डू यू वांट, तो फिर आपको पता लगा कि यार तीनों का इंटरेस्ट तो अलग अलग है, तो फिर वो एक ही तरबूजे से तीनों का इंटरेस्ट पूरा हो गया। तो यहाँ पे सवाल व्हाट डू यू वांट से बेहतर है कि वाई डू यू वांट। अच्छा, अब इसमें जो है इस अप्रोच में क्या चाहिए होता है लोगों को, पार्टीज को क्या चीज़ वो देखते हैं। उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको इकोनॉमिक वेल बीइंग के लिए वो ये नेगोशिएशन कर रहे होते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग के लिए कर रहे होते हैं, और रिकग्निशन के लिए कर रहे होते हैं, या फिर कंट्रोल ओवर वन सेल्फ। और ये अप्रोच सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये एंटिटीज़ के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है। तो ये थी हमारी ये था वो दूसरा प्रिंसिपल जो कि हार्वर्ड वालों ने अपनी अप्रोच में डिफाइन किए। जो तीसरा उनका प्रिंसिपल है वो है म्यूचुअल ऑप्शंस फॉर म्यूचुअल गेन्स। इसका मतलब ये है कि ये तो इसकी हेडिंग से ही लग रहा है कि कोई भी बात आपने सिर्फ एक बंदे ने अपने लिए नहीं सोचनी, म्यूचुअल ऑप्शंस को सामने रखना है जो दोनों के ऑप्शंस हैं, ताकि म्यूचुअल गेन्स के ऊपर बात की जा सके। देखें, ये तो हमने पिछले भी बहुत सारे मॉड्यूल्स में पढ़ा कि इंसान सिर्फ अपने नेगोशिएशन उसको नहीं कहते कि सिर्फ आपकी बात मान ली जाए। नेगोशिएशन होती वही है कि आप स्टेजेस से गुजरें और वो रिज़ल्ट आ जाए जो कि दोनों को मंजूर हो। तो म्यूचुअल गेन्स और म्यूचुअल ऑप्शंस के ऊपर काम करना, ये वो थर्ड प्रिंसिपल है। इसमें जो है ना वो होता क्या है कि आपने कभी भी प्री मैच्योर जजमेंट नहीं करनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि जब तक पूरा होल पैकेज ख़त्म ना हो आपने कोई जजमेंट क्रिएट नहीं करनी नेगोशिएशन में। उसके अलावा आपने सर्चिंग फॉर द सिंगल आंसर, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई आप सिर्फ एक आंसर ढूंढना शुरू हो जाए उस नेगोशिएशन के अंदर जिससे वो पूरा मामला आपका हल हो जाएगा। ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको म्यूचुअल गेन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, म्यूचुअल ऑप्शंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, दोनों के सवालों के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। उसके अलावा एक कहलाती है एजम्पशन ऑफ फिक्स्ड पाई। इसका मतलब ये होता है कि दोनों के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, यानी कि दोनों के जो इंटरेस्ट हैं ऐसा ना हो कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए और पूरा नेगोशिएशन प्रोसेस आपका ख़त्म हो जाए। इसमें आपको दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है और उसको साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसमें ऐसा नहीं है कि यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द अदर पार्टी प्रॉब्लम। आपने दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं बैठ जाना है, दोनों की प्रॉब्लम्स को सामने रख के सॉल्व किया जाएगा इसके अंदर। तो ये इसका दूसरा प्रिंसिपल था। अच्छा, इसके सॉल्यूशन के लिए अगर मैं देखूँ ना तो कुछ चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स निकाले थे मुझे याद आता है कि सबसे पहले इसमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम है ना उसको डिफ़ाइन करें, क्योंकि जब आप मेन प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करेंगे ना, दोनों पार्टीज डिफ़ाइन करके उसको डिस्कस करना शुरू करेंगी तो मामले का हल आगे बढ़ेगा। उसके अलावा आपने इसको एनालाइज करना है कॉजेस को, यानी कि जो वजूहात हैं उनको आपने कैटेगरीज में चेंज करना है। यानी कि कुछ वजूहात एक ख़ास कैटेगरी में जाएंगी, कुछ कॉजेस ख़ास कैटेगरी में जाएंगे। तो आप तमाम कॉजेस को डिफरेंट कैटेगरीज में आप डिवाइड कर देंगे तो फिर आप कैटेगरी वाइज उसको जो है ना सॉल्व करना आसान भी होगा और नेगोशिएट करना भी आसान होगा। अब इसके सोल्यूशन के लिए जो है आपको जितनी भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ है ना उन सबको भी देखना है, उनको लिखना है, उनको समझना है, और उसके लिए आपको स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो भी पॉसिबल स्ट्रेटजीज़ हैं उनके ऊपर अमल करने के लिए। तो ये तो थी इसकी तीसरी अप्रोच। अब ये जो हार्वर्ड प्रिंसिपल का आखिरी प्रिंसिपल है वो है यू हैव टू इंसिस्ट ऑन यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। इसको समझें। देखें, जो भी नेगोशिएशन होती है ना, आप ये नहीं चाहते कि उसमें बैटल हो जाए और लड़ाई हो जाए और आर्गूमेंट्स में बातें चली जाएं, डिबेट होना शुरू हो जाए और ख़त्म हो जाए। उसके जो ख़ास आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है ना उसमें क्या क्या है देखें।
आपने जिस चीज़ पर आप नेगोशिएट करने जा रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू तो देखें है क्या। मिसाल के तौर पे आप किसी घर खरीदने जा रहे हैं, उस पर नेगोशिएशन चल रही है आपकी, अब उसकी मार्केट वैल्यू आपने पता नहीं की और आप जो है वो उसके ऊपर बहस करना शुरू हो गए प्राइस के ऊपर। तो मार्केट वैल्यू देखें उसकी क्या है। उसके अलावा उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी देखें, उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट क्या होगी। इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को देखना पड़ेगा आपको कि हाउसिंग की जो इंडस्ट्री है उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी समझें, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। प्रेसिडेंट कहते हैं कि प्रायर इन ऑर्डर, पहले से किसी चीज़ को जो है ना वो आपने किस ऑर्डर वाइज करना है उसमें, ठीक है। उसके अलावा रेसिप्रोकेटी, उसके अलावा है म्यूचुअल एक्सचेंज, दोनों की मैं बार बार कह रहा हूँ, म्यूचुअल एक्सचेंज, म्यूचुअल ऑप्शंस, म्यूचुअल गेन्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा इफेक्टिवनेस, यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड भी होना है आपको, उसके रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान देना है आपको। अच्छा, अब इसके लिए इन्होंने जो 3 पॉइंट्स बताए वो इन्होंने बताया कि आपको एक म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने मिलकर एक फ्रेमवर्क। अच्छा, इसमें जो उन्होंने कुछ खास पॉइंट्स ये बताए कि दोनों पार्टीज़ को मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, म्यूचुअली आपको एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा जिसके तहत आप काम को आगे बढ़ाएंगे। उसके अलावा वो जो फ्रेमवर्क है वो रीज़नेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि अनरीज़नेबल बातें हो उसमें और दोनों अपनी तरफ से जो है वो जो जिसका दिल चाहे ऐड करता चला जाए। उसके अलावा इसमें कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और कोई एक ख़ास प्रिंसिपल हो, उस प्रिंसिपल को लेकर आप चलेंगे, फ्रेमवर्क बनाएंगे तो फिर वो जो है कंप्लीट होगा। तो ये था वो हार्वर्ड अप्रोच जो कि बड़ी फेमस भी है, और इसके जो 4 प्रिंसिपल थे मैंने कोशिश किया कि तो ये है वो हार्वर्ड अप्रोच जिसमें 4 प्रिंसिपल बताए गए। मैंने कोशिश करी कि उसको आसान तरीके से आपको समराइज करके डिफ़ाइन करूं। तो अब इसकी ये जो हमारा 8वां मॉड्यूल है, आखिरी मॉड्यूल, इसकी लास्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।